नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न सीजी व्यापम और CGPSC में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले समय में भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। प्रश्नों का जो प्रारूप है वो एक लाइन वाला है, मतलब मैंने प्रश्नों के लिए किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं दिया है। मैं प्रश्न पढ़ता जाऊंगा और आंसर भी बताता जाऊंगा, तो आप लोग भी जो है मेरे से पहले आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आखिर तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ मैंने पहला प्रश्न लिया है कि साहित्य में छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किस सदी में किया गया। यहाँ छत्तीसगढ़ी नहीं होना है, छत्तीसगढ़ होना है। तो साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग किस सदी पूछ रहा है। तो ये देखिए 1494 में जो है प्रथम बार साहित्य में प्रयोग किया गया था। तो ये कौन सी सदी थी? 15वीं सदी थी। ध्यान रखना, 15वीं सदी अथवा 1494 किसके द्वारा किया गया था? तो जो कवर्धा है ना, वहाँ के एक राजा हुआ करते थे लक्ष्मी निधि राव। उनके एक चारण कवि थे, कवि दलराम राव। तो कवि दलराम राव जी के द्वारा एक कविता लिखी गई थी अपने राजा के लिए। तो उसी कविता में उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो ये 1494 की बात है, 15वीं सदी की बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? देखो क्वेश्चन सरल है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो प्रथम वाले हैं ना, जो भी प्रथम थे, तो उनको आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है अभी भी। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद जी। इसके अलावा जो भी प्रथम थे सबको याद रखना अनिवार्य है। अगला है तीसरा क्वेश्चन। बाबू रेवाराम ने अपनी किस रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है? तो बाबू रेवाराम जी हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े साहित्यकार हुआ करते थे। तो इनकी जो रचना थी उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो रचना का नाम है विक्रम विलास। विक्रम विलास। तो इस रचना में इन्होंने जो है इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ये कब की बात है? तो ये 1896 के आसपास की बात है। तो ध्यान रखना, बाबू रेवाराम विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है इस क्षेत्र के लिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह को राज्य सरकार द्वारा किस तिथि को स्वीकृति दी गई? तो हमारा छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह आप लोगों ने देखा ही होगा, मुझे यहाँ डालना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं डाला, माफ़ी चाहूँगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह को कब अपनाया गया, ये पूछ रहा है आप लोगों को। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर को हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 को। लेकिन जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो राज्य चिन्ह है लगभग 1 वर्ष बाद स्वीकृति दी गई या अपनाया गया। 4 सितंबर सन 2001। ध्यान रखना, 4 सितंबर 2001 को ये जो राज्य चिन्ह है इसको अपनाया गया। मतलब 1 वर्ष तक जो पुराना मध्य प्रदेश वाला रहा होगा उसी से काम चल रहा था होगा, जैसा भी है। तो 1 साल बाद छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह को अपनाया गया। वही जो आप लोग देखते हो जो धान की बालियों से घिरा हुआ है, बीच में फिर अशोक स्तंभ है, तो वही वाला धान की बालियों से नहीं, जो छत्तीसगढ़ बने हुए हैं, ऐसा गोला है ना, तो गोले में फिर ऐसे गढ़ बने हुए हैं, किनारे किनारे अंदर में है धान की बालियां, फिर उसके बीच में अपना अशोक स्तंभ है। तो उसको कब अपनाया गया? 4 सितंबर 2001 को। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कब हुआ? तो देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ था सीधे इसका विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में नहीं हुआ था। देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो मराठों के अधीन था। 1741 के बाद जो छत्तीसगढ़ है, रतनपुर रायपुर दोनों जो है मराठों के अधीन चला जाता है। और फिर सन 1854 में क्या हुआ था? जो नागपुर है, नागपुर महाराष्ट्र में है और नागपुर के मराठों के अधीन ही हमारा छत्तीसगढ़ था। तो सन 1854 में नागपुर का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हो जाता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने हड़प नीति चला रखी थी, हाँ, गोद प्रथा निषेध नीति चला रखी थी। तो उसी के तहत नागपुर का विलय जो है ब्रिटिश क्षेत्र में कर दिया जाता है। अब चूंकि नागपुर के अधीन ही हमारा छत्तीसगढ़ भी था, तो छत्तीसगढ़ का विलय भी नागपुर के साथ साथ ब्रिटिश क्षेत्र में हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? 1854। तो ध्यान रखना है, सीधे छत्तीसगढ़ का विलय नहीं हुआ था, नागपुर के साथ हुआ था। नागपुर गया मतलब पूरा नागपुर के अधीन जो भी क्षेत्र थे हमारा छत्तीसगढ़ भी, तो वो सब अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1861 में 3 जिले का
ये गठन है, 3 जिले, अच्छा गठित है, माफ़ी चाहूँगा, 1861 में 3 जिले गठित किए गए। वर्तमान समय में कौन सा एक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिला नहीं है? तो 1861 में, 1854 में हमारा छत्तीसगढ़ जो है अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया गया। 1861 में फिर यहाँ जो है जिलों वगैरह का गठन शुरू किया गया, उससे पहले ही तहसील बन गए थे। तो 1861 में 3 जिले गठित किए गए, एक तो था रायपुर, एक था बिलासपुर और तीसरा था संबलपुर। तो जो संबलपुर है आज हमारे छत्तीसगढ़ का जिला है क्या? संबलपुर नाम का कोई जिला है? नहीं है ना। संबलपुर वर्तमान समय में कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा का जो संबलपुर क्षेत्र है वो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। तो मतलब वो भी नागपुर के अंतर्गत आता था, तो वो भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और उसको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रखा गया था। तो संबलपुर वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पूर्व भारत संघ में कितने राज्य हुआ करते थे? तो क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पूर्व भारत संघ में कितने राज्य हुआ करते थे? तो देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है भारत का 26वां राज्य है, जो 1 नवंबर सन 2000 को गठित हुआ, 26वां राज्य है। उसके बाद फिर उत्तराखंड का गठन हुआ, 27वां राज्य, फिर 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन होता है। तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पहले भारत में कितने राज्य थे? 25 राज्य थे, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ 26 है तो उससे पहले 25 रहा होगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा किन्हें माना जाता है? बहुत बार पूछा गया है, बहुत सरल क्वेश्चन भी है और मेरे ख्याल से ये आगे भी पूछा ही जाता रहेगा। तो कौन थे छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा? तो ये थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि सुंदरलाल शर्मा जी के निमंत्रण पर ही महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आगमन हुआ था। और जब महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आए तब उन्होंने अपने जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं उनको अछूतोद्धार के कार्यक्रम में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अपना बड़ा भाई कहा था, क्योंकि जो सुंदरलाल शर्मा जी अछूतोद्धार के लिए काम कर रहे थे वो महात्मा गांधी जी से काफ़ी पहले, इसी कारण उन्होंने सुंदरलाल शर्मा जी को अपना बड़ा भाई कहा। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे। अगला क्वेश्चन है, कौन पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के, तो ये नहीं है, काट दीजिए, पक्ष में नहीं थे? तो कौन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पक्ष में नहीं थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक निर्माण के पक्ष में नहीं थे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वप्न दृष्टा थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल जो है अलग छत्तीसगढ़ राज्य बने, इसके पक्ष में नहीं थे। 10वां क्वेश्चन है, 1905 में ब्रिटिश भारत में घटित किस घटना का प्रभाव छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति पर पड़ा? तो 1905 में क्या हुआ था? भारत में बंगाल विभाजन हुआ था। अब क्या बंगाल विभाजन का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ पर पड़ा था? जी हाँ, बिल्कुल पड़ा था हमारे छत्तीसगढ़ पर। क्या हुआ था कि जो बंगाल है उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। तो उसी के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ का जो बंगाल का जो पश्चिमी वाला भाग था ना, तो वहाँ से कुछ रियासतों को, 5 रियासतों को, जो उस समय का एक प्रांत हुआ करता था मध्य प्रांत एवं बरार, इसी के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता था। तो बंगाल के कुछ रियासतों को, उड़ीसा क्षेत्र के रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया और छत्तीसगढ़ के कुछ रियासतों को बंगाल प्रांत में मिला दिया गया। तो ऊपर जो सरगुजा संभाग है ना, जहाँ पर कोरिया रियासत, चांगभकार रियासत, सरगुजा रियासत, जसपुर रियासत, धर्मजयगढ़ रियासत, तो ये सब किसी समय में उड़ीसा के अंतर्गत आते थे, बंगाल के अंतर्गत आते थे। तो 1905 में इनको भारत मतलब अपना जो छत्तीसगढ़ है या फिर कहें मध्य प्रांत एवं बरार में सम्मिलित किया गया। तो बंगाल विभाजन का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा भाग धान के कटोरा के रूप में जाना जाता है? हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ धान का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या पूरे छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन बहुत होता है? नहीं। देखिए, जो उत्तर वाला जो भाग है, सरगुजा वाला जो भाग है, दक्षिण में जो बस्तर वाला भाग है, वहाँ धान का उत्पादन होता है क्या? बहुत नहीं होता है ना, क्योंकि वो तो पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ की मिट्टी धान के उत्पादन के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है। हालांकि धान का उत्पादन होता है, ऐसा नहीं है, हर प्रकार की ज़मीन में धान का उत्पादन होता है, लेकिन
उतना नहीं होता है जितना कि मध्य छत्तीसगढ़ से होता है। जो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है, जिसको महानदी बेसिन कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान कह सकते हैं, जिसमें रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग आते हैं, तो ये जो क्षेत्र है यही धान का कटोरा कहलाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत बार पूछा गया है। तो ये हुई थी 14 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर 2000 में। तो 14 दिसंबर से 24 दिसंबर 2000 में ये मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक हुई थी। राज्य गठित कब हुआ था? 1 नवंबर को। मतलब कि राज्य गठन के लगभग 1.5 महीने बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई थी। 14 दिसंबर सन 2000 को शुरू हुआ, 24 दिसंबर सन 2000 तक ये चला। और कहाँ पर ये बैठक हुआ था मंत्रिमंडल का? तो उस समय तो ऐसा जो क्या कहते हैं, जो भी मंत्रिमंडल का जो कार्यालय वगैरह कुछ तो था नहीं। तो जो राजकुमार कॉलेज है, रायपुर में है राजकुमार कॉलेज, राजकुमारों के अध्ययन के लिए अंग्रेजों द्वारा इसको बनवाया गया था। तो राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में ये बैठक हुई थी, राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में। ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम ये विधायी प्रयास है, विधायी है ये। तो पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम विधायी प्रयास रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण द्वारा किस विधानसभा में किया गया था? तो देखिए, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, इन्होंने जो है पहली बार छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए विधायी प्रयास किया था। तो किस विधानसभा में इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने जो है मध्य प्रांत एवं बरार, वहाँ पर ये प्रयास किया था, मध्य प्रांत एवं बरार। ध्यान रखना, मध्य प्रांत व बरार। देखिए, ये कब किया गया था? तो 1955 में। 1955 में मध्य प्रदेश राज्य भी गठित नहीं हुआ था। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? सन 1956 में। और ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी द्वारा प्रथम विधायी प्रयास सन 1955 में विधानसभा में उठाया गया था। तो वो कौन सी विधानसभा थी? मध्य प्रांत और बरार, जो कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था इस प्रांत को, और छत्तीसगढ़ इसी का अंग हुआ करता था, जो कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पश्चात इसका अंत हो गया और फिर मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है 1956 में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कंफ्यूज मत होना, नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग कब बना? तो अभी मैंने बताया छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? सन 1956 में, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का अंग बन गया। इससे पहले किसका अंग था? मध्य प्रांत एवं बरार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ यहाँ ना छत्तीसगढ़ होना है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का बिगड़ा हुआ है रूप है, यह किसका मत है? छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ का बिगड़ा हुआ रूप है, यह किस इतिहासकार का कहना है? तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का बिगड़ा हुआ रूप है, यह किसका मत है? तो राय बहादुर हीरालाल। ध्यान रखेंगे, राय बहादुर हीरालाल, इनका कहना है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो छत्तीसगढ़, मतलब किसी समय में ये जो है चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, और उसके बाद फिर इसका जो नाम हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, और यही छत्तीसगढ़ आगे चल करके छत्तीसगढ़ बन गया। तो ये किसका कहना है? राय बहादुर हीरालाल का। तो पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितने जिले हुआ करते थे? तो देखिए, एक मतलब थोड़ा सा अटपटा टाइप का क्वेश्चन है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हुआ करते थे, ये आप लोगों को बताना है। तो 3 जिले हुआ करते थे। ध्यान रखना है, कौन कौन सा जिला था? सबसे पहला मैंने बताया था 1861 में 3 जिले बनाए गए थे, रायपुर, संबलपुर और बिलासपुर। तो संबलपुर तो 1905 में हट गया, तो रायपुर और बिलासपुर बच गए। उसके बाद 1906 में एक नए जिले का गठन किया गया, दुर्ग जिला। तो ये 3 जिले जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रहे। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। ध्यान रखना, बाकी जिले स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देशी रियासतों का विलय करके छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले बनाए गए? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का पूछ रहा है। पहले तो 3 थे, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 3 नए जिलों का गठन किया गया। ये जो है ना देशी रियासतों को मिला करके गठित किया गया था। जो हमारे छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासत थे, तो उन्हीं में से 3 नए जिले बनाए गए थे। तो देखिए, बस्तर और कांकेर रियासत को मिला करके बस्तर जिला बनाया गया। उधर आपका जसपुर रियासत, धर्मजयगढ़ रियासत, रायगढ़ रियासत और सारंगढ़ रियासत, इन चारों रियासतों को मिला करके रायगढ़ जिला बनाया गया। इधर आपका सरगुजा रियासत, कोरिया रियासत और चांग भखार रियासत, इन तीनों रियासतों को मिला करके सरगुजा जिला बनाया गया। तो ये 3 नए जिले, सरगुजा, रायगढ़ और
बस्तर, ये 3 नए जिले गठित किए गए। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो 14 रियासतें थी, तो बाकी रियासतों का क्या हुआ, तो जो अपना राजनांदगांव रियासत, खैरागढ़ रियासत, छुईखदान रियासत और कवर्धा रियासत, इन रियासतों का विलय कर दिया गया दुर्ग जिला में। और जो शक्ति रियासत है उसका विलय हुआ बिलासपुर जिले में। तो ध्यान रखेंगे, तो बाकी का विलय पुराने जिलों में हो गया, लेकिन कुछ रियासतों को मिलाकर के नए नए जिले बनाए गए जिनकी संख्या 3 थी। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए, 6 जिले हो गए। 3 पुराने थे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। 3 नए बनाए गए, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। आगे बढ़ते हैं, बस्तर जिला कब अस्तित्व में आया, तो अभी मैंने बताया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बस्तर और कांकेर रियासत को मिलाकर के बस्तर जिला बनाया गया। तो ये सन 1948 में अस्तित्व में आया था बस्तर जिला। अगला क्वेश्चन है, चिरमिरी नगर निगम किस जिले के अंतर्गत आता है। तो चिरमिरी नगर निगम किस जिले के अंतर्गत आता है, तो कोरिया जिले में है चिरमिरी नगर निगम। ये कोयले के लिए बड़ा प्रसिद्ध है चिरमिरी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखिए क्वेश्चन पुराना है लेकिन बार बार पूछा जाता है, अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 17.46 उत्तरी अक्षांश, 17.46 उत्तरी अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। वहीं अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 80.15 पूर्वी देशांतर से 84.25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। तो ध्यान रखना, ये चीज़ भी जो है बार बार पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछता है। अभी भी जो है काफ़ी मतलब ट्रेंड में बना हुआ है, क्योंकि अधिकतर जो है इसको भूल ही जाते हैं, इसलिए पूछता ही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भू-आविष्ठित जिला सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो ये जिला है आपका बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जो कि रायपुर संभाग में आता है, तो ये जो है सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करता है, 7 जिलों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1973 में छत्तीसगढ़ में कौन सा नया जिला अस्तित्व में आया। तो 1973 में राजनांदगांव जिले को गठित किया गया, किससे, दुर्ग जिले से अलग करके। तो ये 7वां जिला था, 7वां जिला पूछा जाएगा तो राजनांदगांव है। उसके बाद फिर 1998 में कई सारे जिलों का गठन हुआ, 9 जिलों का, फिर जो है जिलों की संख्या 16 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर देश में कौन सा स्थान है। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो पड़ोसी राज्य हैं, तो उनका मतलब छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं उनका जनसंख्या कितना है, क्षेत्रफल कितना है, ये सब भी आप लोगों को याद रखना है। राजधानी, मुख्यमंत्री और कई सारी चीज़ें अक्सर पूछा जाता है। तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर भारत में दूसरा स्थान है, ध्यान रखेंगे दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है, राजस्थान का है प्रथम ना, हाँ। तो उसके बाद जो है दूसरा स्थान हमारे मतलब पड़ोसी मध्य प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भू-आविष्ठित जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भू-आविष्ठित जिला किसको बोलते हैं, ऐसा जिला जो किसी दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करता हो। जैसे कि कोरबा हो गया, अभी अच्छा कोरबा ही सबसे बड़ा है, मैंने आंसर बता दिया। तो कोरबा सबसे बड़ा जिला है, भू-आविष्ठित जिला। जैसे जो अभी बलौदाबाजार आया था, तो बलौदाबाजार वो भी भू-आविष्ठित प्रदेश है, मतलब जिला है। इसके अलावा रायपुर भी भू-आविष्ठित जिला है। दुर्ग हो गया, बेमेतरा हो गया, आपका क्या कहते हैं, बालोद हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, ये सब जो है भू-आविष्ठित जिले हैं। इसके अलावा जांजगीर चांपा भी एक भू-आविष्ठित जिला है, सरगुजा जिला भी भू-आविष्ठित है। तो ये भी आप लोगों को फ़र्क मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2012 में गठित 9 जिले छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को पुनर्गठित करके बनाया गया था। तो 2012 में 9 जिले गठित हुए थे, तो कितने जिलों को पुनर्गठित करके बनाया गया था ये आप लोगों को बताना है। तो ये जहाँ तक 6 होना चाहिए, एक बार काउंट कर लेते हैं। तो सरगुजा से 2 जिले बनाए गए थे, सूरजपुर, बलरामपुर, हाँ 1 हो गया। उसके बाद बिलासपुर से मुंगेली, ये 2 हो गया, हाँ बिलासपुर से मुंगेली। दुर्ग से बनाया गया बालोद, बेमेतरा, 3 हो गया। उसके बाद रायपुर से बनाया गया आपका क्या कहते हैं, बलौदाबाजार और गरियाबंद, तो ये हो गया 4। दंतेवाड़ा से बनाया गया सुकमा और बस्तर से बनाया गया कोंडागांव। तो ये 6 जिले ना, एक यहाँ से 2 2 2 4 5, हाँ 5 6 7 8, 1 मिनट, एक और कोई है क्या, 6, एक, हाँ 6 जिले होना है। और कौन सा जिला बनाया गया था, एक तो हो गया आपका सरगुजा और मतलब बलरामपुर, हाँ हो गया यहाँ से 6, पहले दूसरे तीसरा, मतलब सरगुजा, रायपुर और दुर्ग से 2 जिले बनाए गए थे, तो 6 हो गया। दुर्ग अपना क्या कहते हैं, बस्तर से 1 और सुकमा से
मतलब कोंटा से एक, तो ये हो गया 8 हो गया आपका। एक और कौन सा ज़िला में छूट रहा है, 1 मिनट है, मैं इसको याद कर लेता हूँ, इसको पॉज ही कर लेता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मैं मुंगेली को बोल रहा था। तो टोटल 7 ज़िले हो गए, ध्यान रखेंगे 7 ज़िलों से गठित किया गया था। पहला आपका सरगुजा, सरगुजा से 2 ज़िले, बिलासपुर से 1 ज़िला, रायपुर से 2 ज़िले, दुर्ग से 2 ज़िले, अपना बस्तर से 1 ज़िला, और क्या कहते हैं दंतेवाड़ा से 1 ज़िला। तो 6 ही हो रहे हैं इसका आंसर, एक बार ना अच्छे से देखना पड़ेगा। 6, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा, तो 6 ज़िला हो रहा है, इसका आंसर 6 ही होगा। आप लोग बताइएगा एक बार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भू आविष्ठित जिला किसी दूसरे भू आविष्ठित जिले को स्पर्श नहीं करता है। तो दंतेवाड़ा वो भी एक भू आविष्ठित जिला है, लेकिन वो दूसरे किसी भी भू आविष्ठित जिले को स्पर्श नहीं करता है। जबकि जो दूसरे भू आविष्ठित जिले हैं, चाहे वो सरगुजा हो, उसके नीचे कोरबा आता है, उसके नीचे जांजगीर चांपा आता है, उसके नीचे बलौदाबाजार आता है, उसके नीचे आपका क्या कहते हैं रायपुर आता है, फिर इधर दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, तो ये सब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, लेकिन दंतेवाड़ा किसी भी दूसरे भू आविष्ठित जिले को स्पर्श नहीं करता है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम तहसील कौन सा है, तो ये भी ना बहुत पूछा गया, दक्षिणतम तहसील कौन सा है, पूर्वी तहसील कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। तो दक्षिणतम तहसील कौन सा है, कोंटा, ध्यान रखना कोंटा, जो कि सुकमा जिले का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस ये नहीं होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की किस प्राकृतिक प्रदेश का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण पश्चिम पूछ रहा है, दक्षिण पश्चिम, हाँ ये जो है इंद्रावती प्राकृतिक प्रदेश बोल रहा है ना, तो ये दंडकारण्य, दंडकारण्य जो अपना क्या कहते हैं दंडकारण्य है ना, बस्तर क्षेत्र में दंडकारण्य का पठार, तो उसका जो ढाल है वो पश्चिम की तरफ है, मतलब दक्षिण पश्चिम की तरफ है। वहाँ की जो नदियाँ हैं, इंद्रावती नदी, वो दक्षिण पश्चिम को प्रवाहित होती है। प्रसिद्ध चिल्फी घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंतर्गत आती है, तो ये कवर्धा जिले में है चिल्फी घाटी, ध्यान रखेंगे कवर्धा जिले में है चिल्फी घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी बघेलखंड, तो पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देवगढ़, देवगढ़ की चोटी, तो इसकी जो ऊंचाई लगभग 1033 मीटर बताई जाती है, 1033 मीटर देवगढ़ की चोटी, पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी। और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गौरलाटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पठार, तो ये जहाँ तक कौन सा है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पठार, तो ये है आपका सामरी पाट प्रदेश, सामरी पाट प्रदेश, ध्यान रखेंगे सामरी पाट प्रदेश। और इसी सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत क्या आता है, गौरलाटा चोटी, गौरलाटा चोटी जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। तो सामरी पाट प्रदेश सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना शैल समूह का विस्तार राज्य के किस हिस्से में है। गोंडवाना शैल समूह, तो ये राज्य के उत्तरी उत्तरी हिस्से में, राज्य के उत्तरी हिस्से में है, जो सरगुजा वाला जो क्षेत्र है ना, जहाँ से कोयला बहुत मिलता है, सरगुजा हो गया, कोरिया हो गया, चिरमिरी हो गया, तो उस तरफ है गोंडवाना शैल समूह। या फिर हम लोग कह सकते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, वहाँ पर जो है गोंडवाना शैल समूह विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को कहा जाता है, क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को, छत्तीसगढ़ का मैदान बोला जाता है, या महानदी बेसिन बोला जाता है, या महानदी का मैदान बोला जाता है, या धान का कटोरा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक किस राजवंश ने शासन किया। तो कलचुरियों ने लंबे समय तक शासन किया था छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखेंगे कलचुरियों ने लंबे समय तक शासन किया है हमारे छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सर्वाधिक धान की कृषि होती है। तो ये मध्य क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला भाग है, मध्य छत्तीसगढ़ या फिर कहें छत्तीसगढ़ का मैदान, वहाँ पर सर्वाधिक धान की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चूने की पर्याप्तता वाली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो राज्य में चूने मतलब राज्य में चूने की प्रधानता वाली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है मटासी, ध्यान रखिएगा मटासी। वैसे इसको काली मिट्टी बोला मतलब लाल मिट्टी बोला जाता है, लाल पीली मिट्टी इसको बोला जाता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इसको क्या बोला जाता है, मटासी। छत्तीसगढ़ में स्थानीय इसका नाम है लाल पीली मिट्टी का। तो इसमें जो है चूने की मात्रा बहुत होती है, तो मटासी बोला जाता है लाल पीली मिट्टी को, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु किस टाइप की है ये बताना है आप लोगों को। तो मानसूनी जलवायु है, मानसून के आधार पर यहाँ बारिश होता है, मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं। तो अभी कौन है हमारे मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल जी हैं, तो वो किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए जो रमन सिंह जी थे उनका 3 कार्यकाल था ना,
2003 से लेकर के 2018 तक 3 कार्यकाल रहा इनका। तो ये 3 हो गए, पहले अजीत जोगी जी हो गए, तो ये 5वें हैं क्रम से। अगर व्यक्ति में देखें तो तीसरे हैं और क्रम से देखें तो 5वें हैं। तो 5वें हैं अपने भूपेश बघेल जी। अगला है कंपनी की पहाड़ी किस जिले में है, ये क्या चीज़ पूछ दिया, कुछ मिस्टेक हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना ये होना था कांदावनी की पहाड़ी, कांदावनी की पहाड़ी, कांदावनी की पहाड़ी किस जिले में, ये होना था। तो कांदावनी की पहाड़ी कहाँ पर है, कबीर धाम में, ये ध्यान रखना, कांदावनी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है राज्य में मटासी कहार मिट्टी के मिश्रण को क्या कहा जाता है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में मटासी और कन्हार, मटासी और कहार, ये क्या लिख दिया है मैंने, कन्हार है ये, कन्हार, इसमें ना नल का न आएगा, आधा न। तो मटासी और कन्हार मिट्टी के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो डोरसा कहा जाता है। क्या कहते हैं, डोरसा, मतलब लाल पीली मिट्टी। और ये कन्हार, काली मिट्टी किसको बोलते हैं, कन्हार, तो इसको जो है डोरसा बोला जाता है। अच्छा, नदी तट का जो, हाँ ये ना काली मिट्टी को बोला जाता है ना कन्हार। हाँ, तो मटासी और कन्हार मिट्टी के जो मिश्रण को बोला जाता है डोरसा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य की नदियाँ किस अपवाह तंत्र का अंग है। दंडकारण्य की जो नदियाँ हैं वो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। गोदावरी जो कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, तो उसी गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। दंडकारण्य पठार से निकलने वाली नदियां जैसे कि इंद्रावती, सबरी, ये सब जो है गोदावरी में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्य का सबसे बड़ा व सबसे लंबा पठार प्रदेश कौन सा है, पाठ प्रदेश। तो राज्य का सबसे बड़ा व सबसे लंबा पाठ प्रदेश कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये है जसपुर पाठ प्रदेश। जसपुर पाठ प्रदेश सबसे बड़ा, सबसे लंबा है। सबसे ऊंचा कौन था, वो सामरी पाठ प्रदेश। अगला क्वेश्चन है खैरागढ़ किन नदियों के संगम पर बसा है। तो खैरागढ़ जो है 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, मुस्का, पिपरिया और एक का क्या नाम है, मुस्का, पिपरिया, एक तीसरी नदी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं एक बार बिगाड़ चुका हूँ ऐसे। अच्छा, मुस्का, पिपरिया और आभनेर, हाँ आभनेर है ना तीसरी, मुस्का, पिपरिया और आभनेर, एक बार बताइएगा। 2 तो मुस्का और पिपरिया तो हैं ही, मुस्का, पिपरिया और तीसरा शायद आभनेर है। तो इन 3 नदियों के संगम पर बसा है खैरागढ़, मुस्का, पिपरिया और आभनेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं वह कौन सी नदी है जो रायपुर संभाग के सभी जिलों से होकर प्रवाहित होती है। रायपुर संभाग में 5 जिले हैं, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी। तो ऐसी कौन सी नदी है जो इन 5 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, तो वो है महानदी, इन 5 जिलों से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्थित है। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग, मतलब हावड़ा मतलब कलकत्ता, तो मुंबई और कलकत्ता के बीच जो रेल मार्ग हमारे छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो उसमें कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल या फिर धार्मिक स्थल स्थित है। तो डोंगरगढ़ जो राजनांदगांव में है ना, वो इसी रेल मार्ग में है, ध्यान रखना। डोंगरगढ़ जो ये जो रेल मार्ग है ना, नागपुर से राजनांदगांव, डोंगरगढ़ होते हुए इधर आपका भिलाई, दुर्ग, फिर रायपुर, इधर महासमुंद होते हुए उड़ीसा, फिर बंगाल चली जाती है। तो डोंगरगढ़ मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। लीलागर नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो लीलागर नदी, जिसका प्राचीन समय में नाम मिलता है निडिला, निडिला नाम है प्राचीन समय में इसका। तो ये किसकी सहायक नदी है, तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। और शिवनाथ किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, ध्यान रखना। शिवनाथ जो है महानदी की सहायक नदी है और जो लीलागर है ये शिवनाथ की सहायक नदी है। अच्छा, वो जो पीछे मैंने बताया था ना खैरागढ़, खैरागढ़ जो है उन्हीं 3 नदियों के तट पर बसा हुआ है। मतलब मुस्का, आभनेर, पिपरिया, मुस्का, आभनेर, पिपरिया तीनों है, वो राइट है। थोड़ा सा मैं आभनेर में कंफ्यूज हो रहा था। तो तीनों नदियां हैं, आभनेर, मुस्का, पिपरिया, खैरागढ़ के पास स्थित है। मतलब इन तीनों का संगम खैरागढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बंजर नदी किस अपवाह तंत्र का के अंतर्गत आती है। तो ये नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है बंजर नदी। मतलब ये छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है बंजर नदी, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंद्रावती नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम दुर्ग संभाग से होता है। तो देखिए इंद्रावती नदी कहाँ बहती है, ये बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होती है, दंडकारण्य के पठार में। तो ऐसा कौन सा नदी है जो आपका क्या कहते हैं दुर्ग संभाग से निकलती है। तो ये नदी है कोटरी नदी। कौन सी नदी है, कोटरी,
कोटरी नदी है जो कि राजनांदगांव जिले के मोहला तहसील से निकलती है, और ये इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। मतलब राजनांदगांव से निकल करके ये फिर कांकेर में प्रवाहित होती है, फिर नारायणपुर में प्रवाहित होती है, उसके बाद बीजापुर में इंद्रावती नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को एक मिनट, हाँ, किस नदी को एक कोलाब है, किस नदी को कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये सबरी नदी को, जो बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और इंद्रावती नहीं, ये आपका जो है गोदावरी की सहायक नदी है सबरी, तो इसको जो है कोलाब नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोइराज व कुटकुट किस नदी की सहायक नदी है? कोइराज और कुटकुट किस नदी की सहायक नदी है? तो ये मांड नदी की सहायक नदी है। मांड नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है मांड। तो यहाँ मैंने 2 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे लिए हैं। अरपा नदी का उद्गम स्थल है, तो अरपा नदी कहाँ से निकलती है? खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी, थोड़ा सा नाम अटपटा है, याद रखिएगा। खोडरी खोंगसरा, खोडरी खोंगसरा ये पहाड़ी का नाम है। खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से अरपा नदी का उद्गम हुआ है। अरपा नदी के तट पर बिलासपुर नगर बसा हुआ है। आखिरी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के मैदान या फिर कहें छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित हैं। तो यहाँ इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का जो है गलत जवाब दिया है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।